Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel, Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class second year for Karachi board. Today our subject is biology. This is our first lecture, which name is homeostasis. Okay, homeostasis. This is our first lecture on this chapter, and the topic on which today we will discuss, that is homeostasis and its various aspects. Okay, before I start my lecture, there is a little request to you that if you are new on my channel, then please do subscribe my channel and please press button of bell icon for latest update. Thanks so much. Moving forward to our topic. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है जिसके जो है कि होम्योस्टेसिस. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं. ओके, तो हमें पढ़ते हैं आगे के क्या लिखा है. द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स मे वेरी ग्रेटली इवन और आवर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ बताया जा रहा है कि पहली लाइन में कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुराद है कि जो हमारा बाहर का माहौल है, ठीक है, और द कंडीशंस इन विच एन in organism may lives may vary greatly even over a brief period of time. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई ऐसा माहौल या ऐसी कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है, लिव्स रहता है, ठीक है, may vary greatly even over a brief period of time. क्या पता कुछ टाइम के लिए रहे या बहुत अरसे के लिए रहे, ठीक है, इवन और ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ बहुत अरसे के लिए रहे, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है. टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्ट्स, वाटर etc आर सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स टू विच एन ऑर्गेनिज्म मस्ट एडजस्ट टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो कौन सा माहौल है, मतलब उस कंडीशंस कौन सी, उस माहौल में वो कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आ रही वो पॉइंट्स कि टेम्परेचर, एसिडिटी, साल्ट्स और वाटर, जो कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, टू विच एन ऑर्गेनिज्म मस्ट एडजस्ट, जिसको ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करना पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहना चाहता है किसी भी माहौल में, तो इन चारों फैक्टर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. मतलब क्या कहता है, मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि कोई भी माहौल, ठीक है, कोई भी माहौल हो या कोई भी कंडीशंस हो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ अरसे के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए रहे, तो वो उसमें, उस कंडीशंस में, उस माहौल में वो चार चीज़ों को अपनाए. कौन सी? टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्ट्स एंड वाटर. अभी मैं जानता हूँ कि आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे कि किस तरह से शुरू हो रहा है टॉपिक, किस तरह से एंड हो रहा है. तो जब मैं एंड करूँगा इस टॉपिक को, तो मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि ये क्या कहना चाहते थे और उसकी मैं मीनिंग बताता जाऊँगा, जो बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है. मीनवाइल ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटीज़. अब जब इन चारों फैक्टर्स को अपनाता है तो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक्टिविटीज़ को कैरी करता है, ठीक है, बेसिक टू लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है. अब वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करता है. कौन सी? जिस तरह से रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, यहाँ पे लिखा हुआ etc, विच में प्रोड्यूस सम अनवांटेड केमिकल्स. अब यहाँ बताया जा रहा है कि अब टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में, ठीक है. अब टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है किसी माहौल में या किसी कंडीशंस में. कौन सी कंडीशंस रहता है किसी माहौल में, तो वो कम टाइम के लिए रहता है या ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन वो कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है. वो टेम्परेचर को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, एसिडिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉल्ट को, वाटर को, ठीक है, और वगैरह वगैरह. और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज़ करता है अपने अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है. तो उस जिस तरह से न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों या इसके अलावा जो रिएक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, उससे कुछ
अनवांटेड चीज़ें केमिकल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। थस ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिव हैव टू मेंटेन अ स्टडी इंटरनल एनवायरनमेंट टू फेस द हार्श फ्लंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द हार्श फ्लक्चुएटिंग, ओके, एक्सटर्नल कंडीशंस, फ्लक्चुएटिंग external conditions. Biologists term the maintenance of steady state as homeostasis. ओके, अब यहाँ पे पॉइंट आई है कि जो ये अनवांटेड केमिकल्स प्रोड्यूस हुई बॉडी में, अब उनको ख़त्म कर, उनको ऑर्गेनिज्म को अगर रहना है हालात में, उस माहौल में, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कि बैलेंस करना पड़ेगा कि ये जो अनवांटेड केमिकल्स हैं उनको एक्सक्रीट या मतलब ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थस ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिव हैव टू मेंटेन अ स्टडी इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रहा, टेम्परेचर को एडजस्ट किया, एसिडिटी को एडजस्ट किया, सॉल्ट को, वाटर को, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ने एक्टिविटीज़ कैरी आउट की, फिर उसके बाद कुछ अनवांटेड केमिकल्स प्रोड्यूस हुए बॉडी में, ठीक है। और वो जो हमारे थे मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ कौन सी थी? न्यूट्रिशन थी और रेस्पिरेशन थी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ अनवांटेड केमिकल्स प्रोड्यूस हुई और उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म को रहना है तो उन अनवांटेड केमिकल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस मेंटेनेंस को क्या कहते हैं हम? होम्योस्टेसिस। अब मेंटेनेंस किस चीज़ की? अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस को किसके हिसाब से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस चीज़ को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। It is defined as the set of regulatory mechanisms which are involved in maintaining an organism internal environment within suitable limits. Okay? यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखी हुए कि इसे कहते हैं, मतलब उसको डिफाइन किया गया है होम्योस्टेसिस को कि ये एक सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है किसमें? मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन सुइटेबल लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में मेंटेनेंस विद इन सुइटेबल लिमिट्स, मतलब कि उसको बैलेंस किया जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। द वर्ड इन्वायरमेंट रेफर्स टू दी कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसे इसको क्या कहते हैं हम? होम्योस्टेसिस, ठीक है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई। और उसके बाद क्या है लिखा हुआ है कि द वर्ड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट लफ्ज़ है जो कि वो किसको रेफर करता है? कंडीशंस को, इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है थस द पॉन्ड वाटर इनहेबिटेड बाय एन अमीबा इज इट्स एनवायरनमेंट। अब जिस तरह से पॉन्ड वाटर है वो किसका इनहेबिटेड, ठीक है, जो पॉन्ड वाटर है वो किसका इनहेबिटेड किससे हुआ है? मतलब कि वो हैबिटाट किसका है? बाय एन अमीबा इज इट्स एनवायरनमेंट। अब वो कंडीशंस हैं पॉन्ड वाटर, ठीक है, जिसमें वो रह रहा है, अमीबा पॉन्ड वाटर में रहता है, ठीक है। सिमिलरली टिश्यू फ्लूइड एंड सेप आर द इन्वायरमेंट्स ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से इन्वायरमेंट की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही सेम तरीके से टिश्यू फ्लूइड्स एंड सेप और दी आर दी एनवायरमेंट्स ऑफ दी हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब टिश्यू फ्लूइड और सेप, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट्स है किसके? हायर एनिमल्स के और प्लांट्स के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड्स सेल नॉट ओनली रिसीव द ऑल सब्सटेंस दे नीड बट ऑल्सो रिलीज इट इनटू इट देयर अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे आप पॉइंट आपको समझ आएगी कि कौन सा एनवायरनमेंट है ये? टिश्यू फ्लूइड और सेप, कि जिससे ऑर्गेनिज्म हायर एनिमल या प्लांट खुराक लेता है, ठीक है, यहाँ अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, ठीक है, वो कंडीशन है, ठीक है।
बट ऑल्सो रिलीज इनटू इट देयर अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब क्या करता है कि वो टिश्यूज़ में जो कि प्रोड्यूस होते हैं अनवांटेड केमिकल्स ऑर्गेनिज्म में, वो टिश्यूज़ में अनवांटेड केमिकल्स भी रिलीज कर देता है। कौन? ऑर्गेनिज्म। सिंस द केमिकल composition of the tissue fluid is always subject to change। अब जो केमिकल कंपोजिशन होती है सेल की, टिश्यू फ्लूइड की, वो क्या होती है कि चेंज करती है, चेंज को, ठीक है। इट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट और एट द लीस्ट हेल्ड एट नैरो लिमिट्स ऑफ द सेल्स कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर वाइटल एक्टिविटीज़। ये क्या करता है टिश्यू फ्लूइड, वो नैरो लिमिट्स तक जाता है और वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मस्ट बी केप्ट कॉन्स्टेंट आर ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट का, क्या है कि दैट मस्ट बी केप्ट कॉन्स्टेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए और इसे क्या कहते हैं हम, ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि भाई रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं हम वाटर पोटेंशियल को। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? हमेशा सॉल्यूशन होता है कोई भी हमारे पास, ठीक है, जिस तरह से ये कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में हमेशा कंसंट्रेशन जो बढ़ाता है वो सोल्यूट बढ़ाता है। ठीक है, तो जब भी हम आगे इस चैप्टर में वर्ड इस्तेमाल करेंगे वाटर पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें बात क्या होगी कि ज़्यादा जो हमारे मिकदार होगा वो हम किसकी बात कर रहे होंगे? सोल्यूट पोटेंशियल की। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल हम किस, आपके अंदर, आपके जहन के अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि वाटर पोटेंशियल भी एक लफ्ज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक ही माना का है, या सोल्यूट पोटेंशियल भी एक ही माना का है, तो एक लफ्ज़ हम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं इनके लिए? ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि हम प्लांट्स के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ते, हमेशा हम वाटर पोटेंशियल पढ़ते हैं या सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ते हैं, और हम एनिमल्स के केस में हम हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर का पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? वो कंसंट्रेशन जो कि वो पार्टिकल्स जो कि कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑफ सेल डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर, लेकिन जो असल में होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? सोल्यूट के लिए। मतलब कि अगर हम किसी भी डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ज़्यादा है, तो मतलब इसका क्या है कि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सोल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ एक्सेस सब्सटेंसेस अनवांटेड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन होती है, रिमूवल होता है एक्सेस सब्सटेंस का या अनवांटेड सब्सटेंस का। एंड थर्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू टॉलरेबल लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मो रेगुलेशन क्या है? ये रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अप टू टॉलरेबल लिमिट, मतलब कि बर्दाश्त तक होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे नीड्स फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। ओके, अगर आपको कोई सवाल है जहन में, हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।